हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमी स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए। और हम आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं ये वर्ष 2021 का जो री एग्जाम हुआ था वर्ष 2022 में, उसी का क्वेश्चन पेपर है। और पूरी मैराथन क्लास ये रहने वाली है। 170 एक ही क्लास में हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जनरल, हिंदी, जीके और नर्सिंग तीनों पार्ट हमारे इस क्लास में शामिल रहेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये जो 2021 में एग्जाम हुआ था और ये री एग्जाम 2022 में हुआ था, थोड़ा सा जो लेवल था पेपर का वो थोड़ा सा चेंज किया था। तो उस दृष्टिकोण से ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के रहने वाले हैं, और बाकी 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो मेन सब्जेक्ट होता है नर्सिंग का। 120 क्वेश्चन नर्सिंग से रहेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक क्विक रिवीजन की दृष्टिकोण से एक हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। उस दृष्टिकोण से ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करते रहे। पहला प्रश्न पूछा गया है, सुपरसोनिक प्लेन्स फ्लाई, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो किस चाल से उड़ते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है ध्वनि की चाल से, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से कम चाल से, और ऑप्शन सी है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, और ऑप्शन डी है प्रकाश की चाल से। तो यहाँ पर आपको बताना है सुपरसोनिक विमान की जो स्पीड होती है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से ये सुपरसोनिक प्लेन उड़ते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। ये हम जीके को क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पेशावर, ऑप्शन सी है क्वेटा, और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो खैबर दर्रे के जो सबसे निकट शहर है वो है पेशावर। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सेवा मेडल, ऑप्शन बी विशिष्ट सेवा मेडल, ऑप्शन सी परम विशिष्ट सेवा मेडल, और ऑप्शन डी था सर्वोत्तम विशिष्ट सेवा पदक। तो जो नीरज चोपड़ा है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, और कई बार पूछ लिया जाता है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है या रिलेटेड है। तो ये भाला फेंक, जो जेवलिन थ्रो होती है, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। उनको वर्ष 2022 परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी। ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी मद्रास, और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो साइमन कमीशन के द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जीके में मैथ के क्वेश्चन भी पूछे गए थे 2-3। उसमें पहला क्वेश्चन मैथ का था, राजू का 9 पारियों का निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत 8 रन बढ़ गया। अब उसका नया औसत क्या होगा। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए था 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 28, और ऑप्शन डी 32। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 28, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पर 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी, यही इसका सही कथन है, दूसरा इसका गलत है। तो यहाँ पर केवल एक ही आपका आंसर हो जाएगा,
यानी ऑप्शन फर्स्ट या फिर कथन फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन पूछा गया था, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, यह है जामीबिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। और कथन 2 है, यह जेम्बेजी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है उसके संदर्भ में आपको बताना है कि दो कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है यह जेम्बेजी नदी पर स्थित है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक है। कारण, शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और उसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। कारण दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके बाद अपना आंसर देना है। ऑप्शन ए दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी दोनों अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी बात सही है। और दूसरा, शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये बात भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर यहां पर पूछा था। ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी आनंद और ऑप्शन डी था भोपाल। तो आपको बताना है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आनंद में। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर आनंद में स्थित है। भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की यहां पर आपसे संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, जो हमारा संविधान है उसमें जो संख्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज की वो होती है 11। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि पी तथा क्यू का अनुपात 7:8 और उनके वर्गों का अंतर 60 हो तो पी का मान क्या होगा। ये मैथ का दूसरा क्वेश्चन है, एक इससे पहले पूछा जा चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा लेवल चेंज किया था 2021 और 22 में जो एग्जाम हुआ था। पहले क्या मैथ के क्वेश्चन नहीं आते थे, और इसलिए अब जो एग्जाम होने वाला हो सकता है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैथ के भी दे दे, तो आपको उसी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है। ध्यान में रखना है कि जो लेटेस्ट पैटर्न था एग्जाम का वो क्या था। तो यहाँ पर जीके में 2-3 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी है 14। तो यहाँ पर पी और क्यू दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात दिया गया है और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है और पी का मान यहाँ पर पूछा गया है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस टीके वैक्सीन निर्माता कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और ऑप्शन डी है जायडस कैडिला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के 3rd चरण के लिए चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई है।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तीर्थ नहीं था। जो प्रारंभिक भारत के मंदिर होते थे उसमें 3 प्रकार के तीर्थ होते थे, और जो तीर्थ नहीं है वो यहां पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है संधारा प्रकार, ऑप्शन बी निरंधरा, ऑप्शन सी है सर्वतोभृत, और ऑप्शन डी है सरिक्रीड़ा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरिक्रीड़ा। जो सरिक्रीड़ा है वो तीर्थ का प्रकार नहीं था। जो प्राचीन भारत के या फिर प्रारंभिक भारत के मंदिर होते थे उसमें जो 3 प्रकार होते थे उसमें संधारा, निरंधरा और सर्वतोभृत टाइप्स होते थे, सरिक्रीड़ा उसमें नहीं होता था। वही यहां पर पूछा गया, तो ये आपका यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज। जो शहद का उत्पादन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, उसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी लाक कल्चर, ऑप्शन सी मोरिकल्चर, और ऑप्शन डी है एपीकल्चर। तो जो शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जो मधुमक्खी का पालन होता है उसको कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन में कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनको सीक्वेंस वाइज आपको बताना है कि कौन सी योजना पहले आई और कौन सी उसके बाद। तो यहाँ पर एक दी गई है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, दूसरी है नमामि गंगे, तीसरी है स्टार्टअप इंडिया, और उसके बाद है स्किल इंडिया। तो यहाँ पर सीक्वेंस बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले नमामि गंगे आई, उसके बाद स्किल इंडिया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, और सबसे लास्ट में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, और उसी सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 युग्म आपके सामने दिए गए हैं और कोई एक गलत है वो आपको बताना है। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल, वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिमी प्रांत, ट्रिब्यून पंजाब, हिंदू मद्रास। तो ये समाचार पत्र हैं और उनके प्रांत दिए गए हैं, कहाँ से प्रकाशित होते थे। तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से प्रकाशित होती थी, ये भी सही है। ट्रिब्यून पंजाब से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। और हिंदू मद्रास से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। वॉइस ऑफ इंडिया, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये सुमेलित नहीं, बाकी तीनों ठीक है। और वही यहाँ पर पूछा भी था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में चैम्बरों की संख्या यहाँ पर पूछी गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसके किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 341, ऑप्शन बी आर्टिकल 342, ऑप्शन सी है आर्टिकल 343, और ऑप्शन डी है आर्टिकल 344। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 में जो हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है संविधान में। तो ये आर्टिकल 343 है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना है। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विक्षेपण, और ऑप्शन डी है विवर्तन। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी व्यतिकरण, जिसको इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए वियाफो, ऑप्शन बी वालतोरो, ऑप्शन सी सियाचिन और ऑप्शन डी हिस्पर। तो यहाँ पर हिमनद पूछा है कि नुब्रा घाटी में कौन सा हिमनद स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सियाचिन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी मथुरा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान और विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? ऑप्शन ए सीरते फिरोज शाही, ऑप्शन बी फुतुहाते फिरोज शाही, ऑप्शन सी तारीख फिरोज शाही और ऑप्शन डी था फतवे जायदारी। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेश थे उनका जो संग्रह किया गया है वो किया गया है फुतुहाते फिरोज शाही में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 3 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 120 है यदि संख्याओं में से एक 90 हो तो दूसरी संख्या क्या है? अब यहां पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि मैथ से पूछा गया है, जबकि पहले एक भी क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में नहीं पूछा जाता था। और जो 2022 में री एग्जाम हुआ था 2017 वाली मेल्स कैंडिडेट का, फीमेल का तो पहले ही हो चुका था, उसमें ये तीसरा क्वेश्चन है मैथ का। तो ये आपको, और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ने होंगे तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो गलत करके आएंगे आप। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी है 120। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश में और ऑप्शन डी विधि आयोग में। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पार्लियामेंट या फिर संसद। संसद में जो भी सदस्य होते हैं वो कोई भी कानून पारित करने के बाद ही, क्योंकि इस तरह के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, मान लिया न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो उसके लिए अलग से एक बिल लाना होगा और वो संसद में पारित होगा, तभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ सकती है। और ये काम किसका होता है? संसद का होता है। संसद के जो सदस्य होते हैं वो बिल को पारित करते हैं, उसके बाद ही इस तरह की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं आगे अगर बात करें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर पीएच मान पूछा गया है प्योर वाटर का। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट, बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी खिरिज खां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर और ऑप्शन डी है गाजियाबाद और ऑप्शन सी यहाँ पर मेरठ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ। जो मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा स्थल या फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वो मेरठ में की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है अगरिया, ऑप्शन बी चेरा, ऑप्शन सी गोंड और ऑप्शन डी है थारू।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन रहता है, कहीं कहीं पर आंसर यहाँ पर थारू दिया गया है, कहीं पर गोंड दिया गया है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जिसको हम ज़्यादा सही मान सकते हैं वो यहाँ पर गोंड ही रहेगा। इसको आप एक बार देख लें। मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन को किसने लिखा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एएस नायपॉल, ऑप्शन बी है वीएस नायपॉल, ऑप्शन सी है आरएस नायपॉल और ऑप्शन डी है केएस नायपॉल। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीएस नायपॉल। इंडिया ए वुंडेड वुंडेड सिविलाइजेशन ये बीएस नायपॉल ने लिखी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक हमने जीके के 30 क्वेश्चन थे वो सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद बात आती है जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया था, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है निलय, ऑप्शन बी निकेतन, ऑप्शन सी विलय और ऑप्शन डी है सदन। तो यहाँ पर आपको घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। 3 पर्यायवाची शब्द हैं घर के, एक नहीं है, वही आपको बताना है। निलय ये घर का पर्यायवाची होता है, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है। विलय घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है और यही पूछा गया था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो गोधूम शब्द का तद्भव रूप है। तत्सम और तद्भव 2 तरह के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के जो के त्यों लिए गए हैं, यानी कि जैसे कि जैसा शब्द संस्कृत में था वैसे के वैसा लिया गया है, वो तत्सम होते हैं। और जिसमें किसी तरह का फेरबदल किया गया है उसको तद्भव बोलते हैं। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी गोधुली। तो यहां पर गोधूम का तद्भव रूप बताना है। तो गोधूम का तद्भव रूप होता है गेहूं, यानी ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नित्य भूखों और दीनों को भोजन बांटने के लिए एक शब्द है। यहां पर एक सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, उसके लिए एक शब्द बताना है। नित्य भूखों और दीनों को भोजन बांटने के लिए क्या शब्द क्या एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनाव्रत, ऑप्शन बी सदाव्रत, ऑप्शन सी अनाव्रत और ऑप्शन डी है सदावर्ती। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सदाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यवसाय का विलोम शब्द है। अध्यवसाय शब्द का यहां पर विलोम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी अनध्यवसाय, ऑप्शन सी अनुक्रिया और ऑप्शन डी है ध्यवसाय। तो अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट शब्द यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी उन्नति और ऑप्शन डी उद्योग। तो यहाँ पर विशेषण शब्द आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन शब्द विशेषण है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, आंच का तत्सम रूप है। अर्ची, एरिची, अरेची और अर्ची। तो यहां पर आंच का आपको तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्ची आंच का तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध है। 4 शब्द आपके सामने हैं, जो अशुद्ध है यहां पर अशुद्ध वर्तनी है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी ज्योत्सना
और ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो यहाँ पर जो गलत वर्ड लिखा गया है, अशुद्ध है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। स्वास्थ्य भी सही लिखा हुआ है, जो ज्योतोष्णा भी सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो विशेषण क्या है। यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है वहां पर आपसे पूछा गया है विशेषण। 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, यहां पर आपको बताना है विशेषता। अब किसी चीज की जब विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण बोलते हैं। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर आर्थिक स्थिति की बात की जा रही है। तो यहां पर आर्थिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक दूध का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी हलाहल, ऑप्शन सी घृत और ऑप्शन डी पीयूष। तो जो दूध का पर्यायवाची शब्द होता है वो पीयूष होता है, यानी ऑप्शन डी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध यहाँ पर वर्तनी बतानी है आपको, कौन सा वर्ड अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन ए अनंग, ऑप्शन बी परिहास, ऑप्शन सी व्यंग और ऑप्शन डी हास्य। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, अशुद्ध वर्तनी है, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी व्यंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देवता का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको देवता का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए विभूति, ऑप्शन बी गिरवाण, ऑप्शन सी प्रकंपन और ऑप्शन डी है नाराज। तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है गिरवाण, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तत्सम तद्भव शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहां पर तत्सम और तद्भव शब्दों का समूह दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए वचन वैन, बी कपाट कपड़ा, सी पुराण पुराना और डी गंभीर गहरा। तो यहां पर जो पहला वर्ड है वो तत्सम है और दूसरा वर्ड तद्भव है। तो जो इस युग में सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपाट या कपड़ा। ये जो कपाट है ये तत्सम रूप नहीं होता कपड़े का, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स का तद्भव रूप क्या होता है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी बेटा और ऑप्शन डी पुत्र। तो वत्स का तद्भव रूप पूछा गया है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वत्स का तद्भव रूप होता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान पाता है, यहां पर आपको सेंटेंस को पूरा करना है। ऑप्शन ए आसन, ऑप्शन बी विपन्न, ऑप्शन सी निष्पक्ष और ऑप्शन डी विषण। तो संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान पाता है, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा। तो प्यासा कैसा है। ऑप्शन ए दिया गया है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक और ऑप्शन डी है सारनासिक। तो प्यासा क्या है, किसी का गुण बता रहा है कि वो प्यासा है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। तलवार का पर्यायवाची है, तो यहां पर तलवार का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन ए तुड़ीर, ऑप्शन बी तीर, ऑप्शन सी चंद्रहास और ऑप्शन डी मार। तो तलवार का पर्यायवाची चंद्रहास होता है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है, 3 यहां पर अशुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए धाती थी, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, यह काम आप पर निर्भर है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह काम आप पर निर्भर है, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हींग का तत्सम शब्द है, हींग का तत्सम आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंगू, ऑप्शन बी हिंगू, ऑप्शन सी हिंगू, ऑप्शन डी हिंगू। अब यहाँ पर केवल थोड़ा सा डिफरेंस है मात्राओं का, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विवाद शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, विवाद शब्द का विलोम शब्द होता है निर्विवाद, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शोक करने न योग जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है असोच्य। तो यहाँ पर हमारी जीके और हिंदी की यहाँ तक क्लासें खत्म हो गई हैं। इसके बाद आता है मेन सब्जेक्ट नर्सिंग। नर्सिंग पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बच्चों में कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी का लक्षण है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी जर्मन मीजल्स और ऑप्शन डी है स्मॉल पॉक्स। तो जो कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं बच्चों को वो मिलते हैं मीजल्स में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ICSI स्टैंड फॉर, यहाँ पर ICSI की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, और ऑप्शन बी है इंटर सर्वाइकल सेप इंजेक्शन, ऑप्शन सी है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सोल्यूबल इंजेक्शन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में ICSI का मतलब हो जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI का ये फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में। कम उम्र में प्लूरल इन्फ्यूजन का साधारणतः कारण कौन सा होता है? विच वन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल इन्फ्यूजन इन यंग पेशेंट? ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन बी SLE, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, और ऑप्शन डी र्यूमेटेड अर्थराइटिस। तो जो यंग पेशेंट होते हैं उनमें प्लूरल इन्फ्यूजन का जो कॉमन कॉज होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का IQ 45 है, उसका वर्गीकरण होना चाहिए मध्यम मानसिक मंदता रिटार्डेशन, हल्की मानसिक मंदता, गहन मानसिक मंदता, या फिर गंभीर मानसिक मंदता। तो अगर किसी बच्चे का लड़के का IQ 45 है तो वो यहाँ पर जाएगा मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन DNA वायरस नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पॉक्स वायरस, ऑप्शन बी कोरोना वायरस, ऑप्शन सी हर्पीज वायरस, ऑप्शन डी है एडिनो वायरस। तो आपको बताना है इनमें कौन सा DNA वायरस नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस DNA वायरस नहीं होता है, कोरोना वायरस mRNA वायरस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कोरोना वायरस कैसा वायरस होता है तो ये RNA वायरस होता है, DNA वायरस नहीं होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुलभ शौचालय जो कि एक वाटर सील प्रकार का शौचालय है को एक संस्था द्वारा किस शहर में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कुर्नूल, और ऑप्शन डी पटना। तो यहां पर आपका राइट आंसर है पटना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित सभी धारणाएं गलत हैं सिवाय। अब मानसिक बीमारी के बारे में चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी धारणा गलत है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है मानसिक रोग इलाज योग्य है, ऑप्शन बी विवाह मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती है, ऑप्शन सी मानसिक रोग अलौकिक शक्तियों के कारण होता है, और ऑप्शन डी मानसिक रूप से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं।
तो यहाँ पर मानसिक बीमारी के बारे में एक कथन सही है, एक कथन गलत है सिवाय एक के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं मानसिक रोग के बारे में। विवाह मानसिक रोग बीमारी को ठीक कर सकती है, ये भी गलत है। कोई भी विवाह किसी मानसिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। मानसिक रोग अलौकिक शक्तियों के कारण होता है, तो ये भी गलत है। अलौकिक शक्ति के कारण मानसिक रोग नहीं होता है। मानसिक रोग से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सारे रोगी मानसिक रूप से खतरनाक नहीं होते हैं। जितने भी मानसिक रोगी होते हैं सभी खतरनाक नहीं होते हैं। तो ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर आपको बताना है सभी धारणाएं गलत है एक को छोड़कर। तो मानसिक रोग इलाज योग्य होता है, ये सही है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN ने कोड ऑफ इथिक्स को किस वर्ष में अपनाया था? यहाँ पर कोड ऑफ इथिक्स का पूछा गया है कि ICN ने कोड ऑफ इथिक्स को कब अपनाया था। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी है 1942। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953। ICN ने कोड ऑफ एथिक्स को 1953 में अपनाया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। दो यहाँ पर लिस्ट दी गई है और दोनों लिस्ट को मैच करना है। डॉट्स जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष और ICDS। तो बच्चों को पूरक पोषाहार ये ICDS का काम होता है। जो आंगनवाड़ी होती है ICDS के अंतर्गत होती है, जो बच्चों को पूरक आहार, गर्भवती और बच्चों को पूरक आहार प्रदान करती है। उसके बाद डॉट्स की बात करें तो ये तपेदिक के इलाज के लिए यानी टीबी के इलाज के लिए डॉट्स का यूज किया जाता है। वहीं जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। और मिशन इंद्रधनुष है 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। तो ये आपको पता होना चाहिए और उसी हिसाब से जो भी इसका ऑप्शन बैठेगा वो हम इस यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। डॉट्स टीबी के इलाज से संबंधित है, ICDS बच्चों को पूरक पोषाहार देने से संबंधित है, जननी सुरक्षा योजना संस्थागत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर से वही लिस्ट ए को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। अब यहां पर बैंडेज की चौड़ाई पूछी गई है कि कौन से पार्ट पर कितने चौड़ाई की बैंडेज यूज करते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चेस्ट के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर की बैंडेज यूज करते हैं। जांग के लिए, थाई के लिए 8 से 9 सेंटीमीटर की बैंडेज यूज करते हैं। और हेड के लिए 6 से 8 सेंटीमीटर की बैंडेज यूज करते हैं। और कलाई के लिए 5 सेंटीमीटर की बैंडेज, जो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की बैंडेज होती है वो हम कलाई के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित सभी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वच्छता के हैं सिवाय एक को छोड़कर। एक्सेप्ट पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम्स अंडर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। पर्सनल हाइजीन में कौन कौन से यहाँ पर शामिल हैं एक को छोड़कर। ओरल हाइजीन ये भी पर्सनल होती है, बाथिंग भी पर्सनल होती है, सेविंग भी पर्सनल होती है, वुंड ड्रेसिंग पर्सनल नहीं होती है, ये पर्सनल हाइजीन में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है। अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ऑप्शन ए ड्राइनेस ऑफ कंजैक्टाइवा, ऑप्शन बी है निक्टोलोपिया, ऑप्शन सी केराटोलोमेलेसिया और ऑप्शन डी है हाइफेमा। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी का जो प्रारंभिक साइन होता है वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंजटाइवा का शुष्क होना या फिर ड्राइनेस ऑफ कंजटाइवा, ये विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूरोलेप्टिक ड्रग राहत देने के लिए पसंद की दवाई है। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर द ड्रग चॉइस टू रिलीव। ऑप्शन ए साइकोसिस, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी असिस्टिव एक्टिविटी और ऑप्शन डी है नेक्रोटिक विथड्रॉल। तो यहाँ पर आपको बताना है जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए साइकोसिस, जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस है साइकोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोट के आकार का हृदय किस बीमारी में दिखाई देता है। बोट शेप हार्ट सीन इन। ऑप्शन ए है फेलेट ऑफ टेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरोटा और ऑप्शन डी है पेटेंट डक्टस एट्रोसिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोट के आकार का हार्ट किस बीमारी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हार्ट शेप, बोट शेप हार्ट की संरचना देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है फेलेट ऑफ टेट्रोलॉजी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कालाजार फैलता है, ऑप्शन ए रेडोविड बग द्वारा, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई द्वारा, ऑप्शन सी सीसी फ्लाई द्वारा, ऑप्शन डी है मच्छर द्वारा। जो कालाजार होता है वो फैलता है सैंड फ्लाई द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथ जीव के कारण होती है। ऑप्शन ए है अमीबाइसिस, एमियोबाइसिस, ऑप्शन बी है राउंड बोर्न, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए और ऑप्शन डी है विस्लेरी डिजेंट्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेलमिंथ जीव के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राउंड बोर्न। राउंड बोर्न बीमारी हेलमिंथ जीव के कारण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का एवरेज वेट कितना होता है। तो ये होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरप्रामाजिन दवा किस सन में पेश की गई थी। क्लोरप्रामाजिन मेडिसिन के बारे में आपसे पूछा गया है, कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये हुई थी 1952 में, 1952 में क्लोरप्रामाजिन ड्रग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वाइज कोइंड बाय। चिकित्सा समाजशास्त्र शब्दावली के गणक कौन है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है चार्ल्स मैकिंटायर, ऑप्शन बी लुइस ब्लांक। चिकित्सा समाजशास्त्र शब्दावली के गणक हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स मैकिंटायर। ये आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा शास्त्र के जो शब्दावली है, जो टर्म है, मेडिकल टर्म जो है, उसको चार्ल्स मैकिंटायर ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आपको बताना है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। जेनेवा की बात करें तो यहाँ पर WHO का मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेरिस की बात करें तो यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं वाशिंगटन डीसी की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए सब, ऑल फॉर ऑल तथा सभी के लिए प्रत्येक, ईच फॉर ऑल, किसका शीर्ष वाक्य है। ऑप्शन ए सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन सी ए कल्चराइजेशन और ऑप्शन डी है सोशलिज्म। यहाँ पर आपको बताना है सबके लिए सब, सभी के लिए सब और सभी के लिए प्रत्येक किसका शीर्ष वाक्य है। समाजीकरण, पूंजीवाद,
संस्कृति संक्रमण और समाजवाद। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवाद। सहायता संबंध के किस फेज को अभिविन्यास फेज के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? विच फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो रेफर्ड एज ओरिएंटेशन फेज? ऑप्शन ए, प्री ओरिएंटेशन फेज, ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूसरी फेज, ऑप्शन सी, वर्किंग फेज, और ऑप्शन डी है टर्मिनेशन फेज। तो यहाँ पे आपको बताना है हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो रेफर्ड एज ओरिएंटेशन फेज। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूसरी फेज। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य चिंता तनाव से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, संवेदनशील आंत की बीमारी, ऑप्शन बी, अवसाद या डिप्रेशन, ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। विच वन इज नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक्ड स्ट्रेस? स्ट्रेस से संबंधित कौन सी स्वास्थ्य चिंता नहीं है, संबंधित नहीं है स्वास्थ्य से, वो यहां पर आपको बताना है। ऑप्शन ए, संवेदनशील आंत की बीमारी, इरिटेबल बवल सिंड्रोम, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन या ट्यूबरकुलोसिस। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेस से संबंधित नहीं है, और स्ट्रेस से इरिटेबल बवल सिंड्रोम भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन की भी समस्या स्ट्रेस के कारण देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेस से नहीं होती है। यही यहाँ पर पूछा था, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? माउस, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर। तो माउस, मेमोरी, प्रिंटर ये हार्डवेयर होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। निम्न में प्राथमिक समूह को चिन्हित करना है। ट्रेड यूनियन के सदस्य, परिवार, इतिहास के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता। तो प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप को यहां पर आपको बताना है कौन सा होता है प्राइमरी ग्रुप। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो समूह होता है प्राइमरी ग्रुप होता है वो होता है परिवार यानी फैमिली। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ऑप्शन बी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों, ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ऑप्शन डी है विक्टर से। तो जो सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स होते हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मतलब यहाँ पर जैसे ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, या फिर असुरक्षित रिलेशनशिप से, और जो यही आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स जैसे रोग हो सकते हैं। जब एक महिला के कई पति हों उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बहुपत्नीवादी परिवार, ऑप्शन बी पितृवंशीय परिवार, ऑप्शन सी है डोकोकल परिवार, और ऑप्शन डी है बहुपतिवादी परिवार। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीएंड्रस फैमिली बोलते हैं उसको। जिस महिला के कई पति हों उसको बहुपतिवादी परिवार बोलते हैं। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चूने और फिटकरी का उपयोग करके पानी से फ्लोराइड निकालने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेडिमेंटेशन टेक्निक, ऑप्शन बी आयन एक्सचेंज टेक्निक, ऑप्शन सी है नेलगोंडा टेक्निक, और ऑप्शन डी है सोडिस। चूने से फैक्ट्री का उपयोग करके, चूने और फिटकरी का उपयोग करके पानी से फ्लोराइड निकालने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नालगोंडा टेक्निक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया है, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी
रेट इंटू रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन सी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू ब्लड प्रेशर, और ऑप्शन डी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। तो यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रोक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अस्पताल, संस्थान या अदालत के चारों ओर साइलेंस जोन के क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होती है? यहाँ पर एरिया पूछा गया है साइलेंस जोन का, हॉस्पिटल या फिर संस्थान या अदालत के चारों ओर का जो साइलेंस एरिया होता है उसका यहाँ पर आपको एरिया बताना है। कितना एरिया होता है? 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर और 250 मीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। जो 100 मीटर का एरिया होता है हॉस्पिटल, संस्थान या अदालत के चारों ओर, वो 100 मीटर का जो एरिया होता है वो साइलेंस जोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था या अधिनियमित किया गया था? तो ये आया था वन संरक्षण अधिनियम आया था 1984 में, 1984 में वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था या अधिनियमित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है 1984। मेनिंजाइटिस के सभी नैदानिक लक्षण हैं सिवाय इसके। ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट, यहाँ पर आपको बताना है मेनिंजाइटिस के एक को छोड़कर सभी लक्षण हैं। जो लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए गर्दन अकड़ जाना, नकल रिगिडिटी, ऑप्शन बी पुअर फीडिंग, ऑप्शन सी है हाई पिच क्राई और ऑप्शन डी है कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मेनिंजाइटिस का क्लिनिकल साइन नहीं होता है, लक्षण नहीं होता है। गर्दन अकड़ जाना, पुअर फीडिंग और हाई पिच क्राई, उच्च स्वर में रोना, ये मेनिंजाइटिस के साइन होते हैं, लक्षण होते हैं, लेकिन कब्ज मेनिंजाइटिस का लक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट यूनिट का उदाहरण है। यहाँ पर जो कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट और ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी है स्पीकर। तो जो इनपुट सिस्टम होता है या फिर इनपुट यूनिट होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिर के जुओं के इलाज के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है 0.5% मेलाथियोन, टर्पाइन ऑयल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्सन परऑक्साइड। तो सिर के जुओं के इलाज के लिए जो सामान्यतः यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, वो यूज किया जाता है ऑप्शन ए 0.5% मेलाथाइन, मेलाथियोन यूज किया जाता है। 0.5% मेलाथियोन जुओं के इलाज के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीमेटिक्स ड्रग्स किस लिए दी जाती है ये पूछा गया है। दर्द कम करने के लिए, रिड्यूस प्रीस्टेलिसिस क्रैमकुंचन गति कम करने के लिए, उल्टी रिड्यूस वोमिटिंग और रिड्यूस सीजर। तो एंटीमेटिक्स का सबको पता होना चाहिए। एंटीमेटिक्स रिड्यूस वोमिटिंग के लिए दी जाती है, यानी उल्टी कम करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण को किया जाता है? द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेजिडुअल फ्री क्लोरीन इन वाटर इज सिक टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट और ऑर्थो टैल्यूडिन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस टेस्ट को किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थो टैल्यूडिन टेस्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दोनों को यहाँ पर मैच करना है और उसके हिसाब से फिर आपको आंसर देना है। आँख, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट आँख से संबंधित है। ईयर, ओटाइटिस, आँख की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे ओटाइटिस बोलते हैं। ये
कान से संबंधित है। नोज सिनुसाइटिस, जो नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिनुसाइटिस बोलते हैं। और थ्रोट टॉन्सिलाइटिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस हिसाब से जो भी ऑप्शन में सही बैठेगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मिलान कर लेंगे दोनों को और उसके बाद अपना आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित IMNCI केस में मामले प्रबंधन की घटना पर विचार करना है और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहां पर पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस इवेंट एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो असेस करेंगे। तो यहां पर सबसे फर्स्ट आ जाएगा असेस। उसके बाद क्लासीफाई द इलनेस को क्लासीफाई करना है, ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इलनेस क्लासीफाई हो जाने के बाद क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रीटमेंट की, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। और सबसे बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले असेस करेंगे, उसके बाद क्लासिफाई करेंगे इलनेस को, देन क्या हमें उसे ट्रीटमेंट देना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा 1, 4, सेकंड और थर्ड बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में यहां पर दिया गया है। यानी आपका ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए रूफ की, ये यहाँ पर पूछी गई है। 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट या 20 फीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूनतम ऊंचाई छत की कितनी होनी चाहिए। तो ये 10 फीट होनी चाहिए। मिनिमम हाइट रूफ की 10 फीट होनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी mRNA वैक्सीन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है mRNA वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शन ए है कोविशील्ड, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन सी फाइजर और ऑप्शन डी है नोवावैक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि mRNA वैक्सीन कौन सी है। तो ये है फाइजर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बेरेबेरिथाइमिन, ऑप्शन बी प्लेग्रानाइसिन, ऑप्शन सी स्कर्बिक एसिड और ऑप्शन डी है न्यूरोटोक डिफेक्ट। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो बेरेबेरी थाइमिन की कमी से होता है, ये भी सही है। प्लेग्रानाइसिन की कमी से होता है, ये भी सही है। स्कर्बिक एसिड की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी ठीक है। न्यूरल टोन डिफेक्ट ये फोलिक एसिड की कमी से होता है, पायरिडॉक्सिन की कमी से नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो राइट नहीं है ऑप्शन में, सुमेलित नहीं है, वो जोड़ा यहाँ पर बताना था। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन बाइट शब्द के लिए असत्य है, गलत है, वो आपको बताना है। 2 नियत मान 0 और 1 बाइट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी है 8 बाइनरी अंकों का समूह 1 बाइट कहलाता है। ऑप्शन सी है 1024 बाइट से 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं। और ऑप्शन डी है आधा बाइट डीबल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नियत मान 0 और 1 बाइट के नाम से नहीं जाने जाते हैं, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, रिगार्डिंग केयर ऑफ द कोड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाभि नाल के देखभाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाभि नाल को काटने से पहले 2 स्थानों पर बांधना चाहिए। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जो अप्लाइकर कोड होती है उसको कटिंग करने से पहले 2 स्थान पर बांधते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम बी प्लेस, यानी जो पहला वहां पर हम
बांध मतलब टाई करते हैं, पहली जगह जहां बांधते हैं उसको नवजात की नाभि से लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बांधना चाहिए, ये बात भी सही है। फर्स्ट टाई शुड बी प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अब्लाइकस, ये भी सही है। और थर्ड है सही, ऑप्शन सी है दूसरा, टाई जो लगाते हैं पहले टाई से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, ये बात भी सही है। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। नाभि नाल में 2 रक्तवाहिनियों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा था, वही आपको बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्विवाह क्या होता है ये आपको बताना है। एक्सोकोमी। ऑप्शन ए मैरिज आउटसाइड द ग्रुप ऑफ कास्ट। ऑप्शन बी है मैरिज विद इन द ग्रुप। ऑप्शन सी एन एक्सपेरिमेंटल मैरिज। और ऑप्शन डी है कंपनसेट मैरिज, अनुकंपा विवाह। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जाति या जाति के बाहर विवाह करना, ऑप्शन बी समूह के भीतर विवाह करना, ऑप्शन सी एक प्रयोगात्मक विवाह, और ऑप्शन डी अनुकंपा विवाह। तो बहिर्विवाह क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए जाति या जाति के बाहर विवाह करना, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप ऑफ कास्ट, इसको बहिर्विवाह बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कोग्नेटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अध्ययन क्या है? मानव विकास का, मानव सोच का, मानव व्यवहार का, मानव समाज का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कोग्नेटिव साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, वो मानव सोच का होता है, ह्यूमन थिंकिंग का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द अम्लाइकर कोर्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित रहती है? ऑप्शन ए वर्निक्सियोसा, ऑप्शन बी एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन सी ब्लड ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, और ऑप्शन डी वार्थन जेली। यहाँ पे आपको बताना है जो एम्ब्लाइकर कॉर्ड होती है वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वार्थन जेली। आगे पूछा गया था इनमें से कौन सा गर्भनिरोधक की अंतिम विधि है? यहाँ पर आपको लास्ट मेथड बताना है कॉन्ट्रासेप्शन का। ऑप्शन ए गर्भनिरोधक उपकरण, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, हार्मोनल मेथड, ऑप्शन सी मेल स्टरलाइजेशन, और ऑप्शन डी है बेरेन मेथड। तो सबसे लास्ट में जो अंतिम कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होता है वो होता है नसबंदी, चाहे तो महिला नसबंदी हो या पुरुष नसबंदी हो। तो यहाँ पर महिला तो दी नहीं गई है, पुरुष नसबंदी दी गई है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंतिम मेथड होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है सुमेलित करने का। लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड से आपको सुमेलित करना है। थायरोट्रोप्स, तो ये टीएसएच से संबंधित होती है। गोनोडोट्रोप्स, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा एलएच से संबंधित है। कोर्टिट्रोप्स, ये एसीटीएस से संबंधित है। और लैक्टोट्रोप्स, ये प्रोलैक्टिन से संबंधित है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक एवं कार्यकारी इकाई माता एवं भ्रूण के बीच का विकास कहलाती है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है बिटवीन डेवलपिंग इन बैरो एंड मैटरनल बॉडी। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है यूटेशियन ट्यूब, और ऑप्शन डी है वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है डेवलपिंग इन बैरो एंड मैटरनल बॉडी के बीच, वो होती है प्लेसेंटा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह, इसकी वजह है राइगोर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ इट अकर्स ड्यू टू, किसके कारण देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है आपका शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होना, ऑप्शन बी खून का दौरान रुक जाना, ब्लड सर्कुलेशन हैड सीज्ड, ऑप्शन सी स्टिफनिंग ऑफ बॉडी, शरीर का कड़ा हो जाना, और ऑप्शन डी है टिश्यू में तरलता का होना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर का
कड़ा हो जाना, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इंजुरी टू द अपर आर्म ब्रैक्सियल प्लेक्सिस रिजल्ट इन, ऊपरी बांह में चोट के कारण क्या होता है? क्लबके का पक्षाघात, क्लबके पैल्सी, फ्रेनिक नर्व पैल्सी, फेशियल पैल्सी, अर्ब्स पैल्सी। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऊपरी बांह में अपर आर्म में चोट लग जाती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ब्स पाल्सी। नेक्स्ट है बेगासोसिस किसकी अंत्यश्वसन के कारण होता है? बेगासोसिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कपास की धूल, गन्ने की धूल, सिलिका की धूल, कोयले की धूल। तो वेगासोसिस जो होता है वो होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ने की धूल। शुगर कैन डस्ट के कारण ये वेगासोसिस होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए कथन में अभिकथन ए तथा कारण आर है। अभिकथन ए डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर आइसबर्ग घटना का एक अच्छा उदाहरण है। कारण है आर, दोनों रोग संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है, दो अभिकथन आपके सामने है, कारण आपके सामने है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे गए कूट सही से उत्तर चुनिए। यहाँ पर चार लिस्ट वन में 4 ऑप्शन है और लिस्ट वन में 4 चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो मैं लेवल चेंज करने की बात आपको बता रहा था वो ये है, यहाँ पर कई क्वेश्चन लिस्ट मैच करने वाले हैं और लिस्ट मैच करने का मतलब ये होता है कि आपको चारों ऑप्शन का आंसर पता होना चाहिए तभी आप आंसर सही कर सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन तो एक है, आपको एग्जाम में तो एक क्वेश्चन का एक ही वहाँ पर मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन जो ये हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए वो चारों ऑप्शन की होनी चाहिए तभी हम सही आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर सॉफ्ट टिक की बात करें तो ये रिलैक्सिंग फीवर से संबंधित है। वहीं अगर बात करें हार्ट टिक की तो हार्ट टिक टूलेरीमिया से संबंधित है। और लाउस की बात करें तो ये इपिडेमिक टाइफस से संबंधित है। और सैंड फ्लाई की बात करें तो ये ओरिएंटल सोर से संबंधित है। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं आपके सामने हैं, इनको आपको कालक्रम के सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शन ए है निचले केंद्रीय कृंतक दांत का निकलना। ऑप्शन बी एंटीरियर फ्रंटल के बंद होने का समय। और थर्ड है शारीरिक पीले की उपस्थिति शिशु पर और शिशु का बिना सहारे खड़ा होने का समय। तो ये जो सीक्वेंस है इनका कौन सी घटना पहले होती है कौन सी बाद में, वो सीक्वेंस यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले सबसे पहले क्या होता है जिसको हम शारीरिक पीलिया बोलते हैं। उसके बाद जो कृंतक दांत होते हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर होते हैं, वो निकलते हैं। और उसके बाद शिशु बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। और
सबसे लास्ट में आता है एंटीरियर फोर्टालेट के बंद होने का समय। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से वही सब, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सा किससे संबंधित है। सबसे पहले अगर बात करें वेरेसिला की, तो वेरेसिला संबंधित है वेरेसिला जोस्टर चिकन पॉक्स से। वही अगर बात करें रेब्डो वायरस की, तो ये रेबीज से संबंधित है। पोलियो वायरस पोलियोमाइलाइटिस से संबंधित है, और जीका वायरस जीका से संबंधित है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा गया है 0.5 ग्राम की एक क्लोरीन की टैबलेट कितने लीटर पानी को डिसइंफेक्ट कर सकती है। डिसइंफेक्ट कर सकती है, कीटाणु रहित करने के लिए पर्याप्त है 0.5 ग्राम की गोली। तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन आपके सामने है, 5 लीटर, 7 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 लीटर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए 0.5 ग्राम की गोली यहाँ पर सुफिशियंट है। यानी 0.5 ग्राम की गोली से आप 20 लीटर पानी को कीटाणु रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब फिर से वही लिस्ट वर्ड लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। सबसे पहले देख लेते हैं इचमाइट। इचमाइट की बात करें तो ये इसके भी से संबंधित है। घरेलू मक्खी, मियादी बुखार से संबंधित है। मच्छर डेंगू से संबंधित है, और सैंड फ्लाई कालाजार से संबंधित है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन कथन से संबंधित है। अभी कथन ये दिया गया है, जब प्लेसेंटा यूट्रस के निचले हिस्से में आंशिक या पूर्ण रूप से इम्प्लांट हो जाता है, आरोपित हो जाता है, उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। कारण दिया गया है, निषेचित अंडा निचले खंड में आरोपित हो जाता है, फर्टिलाइज ओवर ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांट टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमेटोमेलिया कहाँ के रक्तस्राव को दर्शाता है। यहाँ पर आपसे साइट पूछी गई है कि हिमेटोमेलिया में किस साइट की ब्लीडिंग होती है। ऑप्शन ए है ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन बी है ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी ब्लीडिंग पर वेजाइना, ऑप्शन डी है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटोमेलिया कहाँ की ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आपको मिलान करना है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका जो डायस्प्लेसिया होता है, दुर्विक्षण होता है, वो होता है सामान्य टिश्यू का बढ़ना, अब नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को डायस्प्लेसिया बोलते हैं। उसके बाद सीलिएक डिजीज जो होती है, सीलिएक रोग जो होता है, वो होता है आंतों में जो स्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन होता है, आंतों में कुपोषण होता है, उसको सीलिएक डिजीज बोलते हैं। और पिटेचिया क्या होता है, तो ये स्किन पर रक्तस्राव के स्पॉट जो बन जाते हैं, हेमरेजिक स्पॉट ऑन स्किन, उसको पिटेचिया बोलते हैं। और निक्टलोपिया क्या होता है, तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्टलोपिया को नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन पूछा गया है
दो यहाँ पर लिस्ट दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेज कौन से कितने समय से कितने समय तक होती है। ऑप्शन 1 है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज की बात करें तो ये होती है 0 से 18 मंथ तक, 0 to 18 मंथ। उसके बाद एनाल स्टेज की बात करें तो ये होती है 18 मंथ टू 3 ईयर, 18 महीने से 3 साल तक। लेटेंसी स्टेज की बात करें तो ये होती है 6 to 12 ईयर्स तक। और जेनेटल स्टेज होती है 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स, यानी 12 साल से आगे। अब यहाँ पर हम देख लेंगे जहाँ जिस ऑप्शन में भी ये सही मैच होंगे वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, तो ये हमारा ऑप्शन ए में है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा को अनुरक्षित कहते हैं जब वह बाहर नहीं आता है, यहाँ तक कि द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन। ऑप्शन ए बच्चे के जन्म के 30 मिनट के बाद तक, ऑप्शन बी बच्चे के जन्म के 60 मिनट के बाद तक, ऑप्शन सी है बच्चे के जन्म के 75 मिनट बाद तक, और ऑप्शन डी है बच्चे के जन्म के 100 मिनट बाद तक। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिटेन प्लेसेंटा किसे कहते हैं, कि जन्म के कितने बच्चे के जन्म के कितने समय बाद तक अगर प्लेसेंटा आउट नहीं होता है तो उस कंडीशन को रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। तो वो कितने मिनट का समय होता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नॉर्मल टाइम होता है प्लेसेंटा एक्सपेल होने का वो 30 मिनट होता है। 30 मिनट के बाद अगर सर टाइम लगता है, 30 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, तो वो रिटेन प्लेसेंटा उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फेलोपियन ट्यूब के संक्रमण या फिर इन्फेक्शन को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब का पूछा गया है कि किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फिंजाइटिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेल्फिंजाइटिस बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन को। फिर से वही मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ब्लड में चीनी की मात्रा में वृद्धि, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज पल्स रेट। तो यहाँ पर टर्म दी गई है वो किसके लिए यूज होती है वो आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन को बोला जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को बोलते हैं हाइपरवोल्मिया। और इंक्रीज पल्स रेट को बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज ब्लड प्रेशर हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन, ब्लड की मात्रा में बढ़ने को हाइपरवोल्मिया बोलते हैं, और पल्स रेट, बढ़ी हुई पल्स रेट को टैकीकार्डिया कहा जाता है, और घटी हुई को टैकीपेनिया। ये रेस्पिरेशन को टैकीपेनिया बढ़ा अगर पूछ लिया जाए, अगर किसी वजह से रेस्पिरेशन से पूछ लिया जाए तो उसको टैकीपेनिया बोलते हैं, और पल्स रेट को टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए कंडीशन इन विच फोर स्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस पेनिस। वह कंडीशन जिसमें ऊपरी स्किन शिशुन मुंड पर या ग्लांस पेनिस पर रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है ओवर द ग्लांस पेनिस, उसको क्या बोलते हैं, उसको फिमोसिस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 21 और 22 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और वहीं अगर बात करें खुली जगह और भीड़ से डर लगने का क्या मतलब होता है, तो ये होता है अगोराफोबिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 2021 में पूछा गया था बंद जगह से डर लगने को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया उसका आंसर था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि
जो फोबिया है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइलेरिया का कारण क्या होता है, तो यहां पे आपको बताना है फाइलेरिया कॉज्ड बाय, या फिर फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुचेरिया ब्रोंकोप्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापित हुई थी, यहाँ पर आपसे सन पूछा गया है, तो ये 1920 में हुई थी, 1920 में। और इंडियन रेड क्रॉस अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था केजीएमयू का, उसमें भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से पूछा गया था क्वेश्चन कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना इसकी 1920 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी साधन व्यक्तिगत स्वच्छता के हैं सिवाय एक को छोड़कर। यहाँ पर पर्सनल हाइजीन से पूछे गए हैं और एक इसमें नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए है नाखून काटना, बी नहाना, सी कंघी करना और लड़ाई करना। तो नाखून काटना, नहाना, कंघी करना, ये सब पर्सनल हाइजीन के ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आती हैं। नाखून काटना, नहाना, कंघी करना, लड़ाई करना, ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम के चरण निम्नलिखित चरणों में प्रगति करते हैं। ऑप्शन ए प्रतिरोध थकावट अलार्म, ऑप्शन बी अलार्म थकावट प्रतिरोध, ऑप्शन सी अलार्म प्रतिरोध थकावट और ऑप्शन डी है थकावट अलार्म प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको बताना है जो सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम होता है उसके चरण बताने हैं सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलार्म प्रतिरोध और थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर्स और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें देखने को मिलती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी है मेगाकोलोन, ऑप्शन बी मेगाकोलोन, ऑप्शन सी दस्त और ऑप्शन डी है ओम्फेलोसिल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, पाइलोरिक ट्यूमर्स होते हैं वो पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मतलब पाइलोरिक, ये इसको याद करने का भी एक तरीका हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मतलब पाइलोरिक, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग पाइलोरिक में देखने को मिलती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 के तहत मेटलिक बॉडी इम्प्लांट को किस रंग के बैग में रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट होते हैं वो किस कलर के बैग में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट होते हैं वो रखे जाते हैं नीले बैग में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, फैट सोलेबल विटामिन आपको बताने हैं। तो ये होते हैं आपके ए, डी, ई और के, ये फैट सोलेबल होते हैं। यहाँ पर सूचर से क्वेश्चन पूछा गया है, दो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा सूचर किन बोन के बीच में स्थित होता है। पहला है फ्रंटल सूचर, तो फ्रंटल सूचर की बात करें तो ये होता है बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स, यानी ए का तीसरा हो जाएगा। कोरोनल सूचर की बात करें तो ये होता है बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच। वही अगर बात करें लैम्बोइड सूचर की तो ये लैम्बोइड सूचर होता है बिटवीन पैराइटल एंड अपर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। और सेजाइटल सूचर की बात करें तो ये होता है बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। तो इस हिसाब से आपका आंसर आप ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा आपका मैच होता है। तो ए की बात करें तो ए का थर्ड ऑप्शन बी में है, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का टू। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपसे पूछा है। 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जुलाई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को किस लिए मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी और उसी दिन यानी 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वही WHO के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है हेडक्वार्टर पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए स्थापना 7 अप्रैल 1948 और हेडक्वार्टर जनेवा
फिर से वही मैच लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। अब रतौंदे की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेराबेरी की बात करें तो B1 की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, और एनीमिया लोहे की कमी से होता है। तो ए का यहाँ पर 4 हो गया, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो जो भी जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असाध्य या कष्टदायक अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को दर्द रहित तरीके से मौत के घाट उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्लिमिंग, ऑटोप्सी, यूथेनेसिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूथेनेसिया। यूथेनेसिया बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर से आपको लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो हेलिटोसिस क्या होता है? तो मुंह से दुर्गंध आने को, बैड ब्रीथ को हेलिटोसिस कहा जाता है। वहीं ग्लोसाइटिस की अगर बात करें तो ग्लोसाइटिस क्या होता है? तो ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। जिंजीवाइटिस की बात करें तो मसूड़ों में सूजन को जिंजीवाइटिस का बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। और चिलोसिस की बात करें तो होठों का फटना चिलोसिस कहलाता है। अब जिस ऑप्शन में ये आपके मिलान हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सा कारण सीओपीडी का है? सीओपीडी का कोज यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और क्रोनिक पेनक्राइटिस। तो यहाँ पे आपको बताना है सीओपीडी का कोज क्या होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी का कॉमन कॉज होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक अभिकथन ए दिया गया है, कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है, समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशु को जन्म के समय विटामिन के दिया जाता है। कारण आर दिया गया है, यह नवजात शिशु में सेप्सिस को रोकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। अभी कथन दिया गया है, कारण दिया गया है उसका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। जन्म से जो प्रीटर्म बेबी होते हैं उनमें विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन ये सेप्सिस को नहीं रोकता है। तो यहाँ पर ए तो सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट देन इट इज कॉल्ड। जब प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर पूछा है प्लेसेंटा प्रीविया, वैसा प्रीविया, एब्रोप्रियो प्लेसेंटा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है उस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्जर्स डिजीज क्या होती है? बर्जर डिजीज के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताना है कि बर्जर डिजीज क्या होती है, बर्जर बीमारी क्या होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरस कहा जाता है बर्जर डिजीज को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमएस एक्सेस क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेस क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली को MS एक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी विकास का अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट? ऑप्शन ए है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ऑप्शन सी फॉलो अप प्रॉब्लम और ऑप्शन डी है क्राइटेरिया फॉर फॉलो अप केयर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है डेवलपमेंट का कर्मचारी विकास के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक होती है? यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 to 30 सेकेंड टाइम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है CSF का इस विशिष्ट ग्रुप कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है CSF की, तो ये होती है ऑप्शन सी 1.005 CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। पानी जो पीने योग्य पानी जो पीने के लिए पर्याप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। जो पीने योग्य पानी होता है पर्याप्त होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग करके रोगी को मौखिक आदेश के लिए आंख खोलने के लिए क्या स्कोर दिया जाता है? यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल व्हाट स्कोर इज गिवन टू पेशेंट फॉर आई ओपनिंग टू वर्बल कमांड? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी है 3। यहाँ पर आपको ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग करना है और ओरली उसको आदेश देना है आंख खोलने के लिए, तो उसको क्या स्कोर दिया जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसको 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज बेहोश है और उसकी पूरी देखभाल करनी है। मुख की देखभाल करने से पूर्व नर्स को निम्नलिखित के लिए मूल्यांकन करना चाहिए: दर्द की उपस्थिति, त्वचा की स्थिति, गैस रिफ्लेक्स और रेंज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है? गैग रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है? ऑप्शन ए है पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर, ऑप्शन बी वर्कफेल्ड फिल्टर, ऑप्शन सी हारोक उपकरण और ऑप्शन डी है कटार्डिन फिल्टर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हारोक उपकरण उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। शिशु में धसा हुआ फोंटानेल निम्नलिखित में से किसका साइन होता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस या डिहाइड्रेशन। तो जो शिशु में धसा हुआ फोंटानेल होता है, सनकिन फोंटानेल्ट होता है, सनकिन फोंटानेल्ट को आपको बताना है कि किस कारण से होता है, तो वो होता है डिहाइड्रेशन के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 48 ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण की सुरक्षा होती है वो किसका कर्तव्य है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, प्रत्येक नागरिक का, या फिर बी और सी दोनों का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 48 ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य राज्य सरकार का है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ग्रेव्स डिजीज क्या होती है ये आपको बताना है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, यूथायराइडिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि ग्रेव्स डिजीज क्या होती है। तो ग्रेव्स डिजीज होती है हाइपरथायराइडिज्म को हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और उसके बाद आंसर देना है। बीमारी किसके कारण हो सकती है? हानि किसके कारण हो सकती है? विकलांगता किसके कारण हो सकती है? और अपंगता किसके कारण हो सकती है? ये आपको मैच करना है सेकंड लिस्ट से। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्स इम्यूनाइजेशन कक्ष में कार्यरत है, उसके द्वारा जन्म के समय BCG नहीं लेने वाले 4 महीने के शिशु को अब BCG की कितनी खुराक दी जाएगी? यहाँ पर आपको बताना है कि किसी वजह से
शिशु को 4 महीने के बाद अगर बीसीजी देना है तो उसकी डोज पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.01 ml। और अगर बर्थ की बात करें तो एट बर्थ कितनी डोज दी जाती है बीसीजी की, तो 0.05 ml दी जाती है। और अगर किसी वजह से बर्थ के समय या फिर 28 दिन तक अगर बर्थ डोज नहीं दी गई है बीसीजी की, तो 1 महीने के बाद या फिर 28 दिन के बाद जो डोज दी जाती है 0.1 ml दी जाती है। तो 4 महीने का शिशु है तो उसको 0.1 ml बीसीजी की डोज दी जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है आवश्यक दवाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी है समान वितरण, ऑप्शन सी सामुदायिक सहभागिता और ऑप्शन डी है इंटरकोस्टल कोऑर्डिनेशन। तो आपको बताना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यक दवाओं का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स ये प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत नहीं होता। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंटरकोस्टल कोऑर्डिनेशन ये प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत होते हैं। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनमें से कौन बाहरी घाव नहीं है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ओपन वुंड, यहाँ पे आपको बताना है इनमें कौन सा ओपन वुंड नहीं है। लैक्रेशन, एवेरेशन, स्टैब वुंड और कॉन्स्टूशन। तो यहाँ पर जो कुचलन होती है, गुमचोट होती है, वो भारी घाव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अपरिपक्व शिशुओं में ऑक्सीजन थेरेपी की जटिलता हो सकती है। ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्रीटर्म इन्फेंट में बी रिटेनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एटिलैक्टेसिस, टैकीपेनिया और वेट गेन। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर प्री टर्म बेबी है उसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो उसके कारण क्या जटिलता हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है समय से पूर्वता यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी हो सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किडनी शेप ब्रीम ऑफ द पेल्विक इज नोन एज, जो किडनी शेप ब्रीम होती है पेल्विक की, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो किडनी शेप ब्रीम या फिर किडनी शेप जो पेल्विक होती है उसको जाना जाता है प्लेटिप्लोइड पेल्विक, प्लेटिप्लोइड पेल्विक कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर इलाज करता है। पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर कहाँ का इलाज करता है, पैरों का, मुंह का, वृद्धों का या फिर बच्चों का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत जो इलाज किया जाता है वो किया जाता है फुट कंडीशन का। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस कुंजी का प्रयोग 2 वर्णों के बीच रिक्त स्थान डालने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कौन सी की यूज की जाती है 2 स्थानों के बीच रिक्त स्थान, तो उसको बैक स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेस बार। सॉरी, बैक स्पेस नहीं होगा, स्पेस बार। 2 वर्णों के बीच या फिर दो वर्ड अगर हम टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में तो उसमें जब हम स्पेस देते हैं तो स्पेस बार का यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वही लिस्ट 1 लिस्ट सेकेंड। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया दिया गए हैं और लिस्ट सेकेंड में उनका शेप पूछा गया है किस तरह का होता है। तो अगर बात करें कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की तो ये होता है चीनी अक्षर के रूप में। विप्रो की बात करें तो ये होता है कॉमा शेप होता है विप्रो कोलेरी। स्टेप्लोकोकस ओरेसिस की बात करें तो ये होता है अंगूर के गुच्छे की तरह। और येरसीनिया की बात करें तो ये होता है सेप्टिपिन जैसा, सेप्टिपिन अपीयरेंस होती है इसकी। तो जिस क्वेश्चन में आपका मिलान हो जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीज मच्छर कहाँ पनपते हैं, साफ पानी में, गंदा एवं प्रदूषित पानी में, कृत्रिम रूप से इकट्ठे किए गए पानी में,
वाटर कंटेनिंग एक्वेटिक वेजिटेशन में, तो आपको बताना है कि एडीज मच्छर कहाँ पर पनपते हैं। तो ये पनपते हैं जो आर्टिफिशियल रूप से पानी इकट्ठा हो जाता है, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2018, 2019, 2020 और 2021। तो आपको बताना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर का बाहर की ओर झुकना किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर पैर की बाहर की ओर जो आउटवर्ड बेंडिंग हो जाती है फुट की, उसको किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलिपस वेल्गस बोलते हैं बाहर की तरफ। अगर पैर मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, उसको टेलिपस वेल्गस कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए 20 mg, ऑप्शन बी 100 mg, ऑप्शन सी 750 mg और ऑप्शन डी है 1000 mg। तो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में 1000 mg कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी तेल ग्रंथि स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ टीनी ऑयल ग्लैंड इज, एक छोटी तेल ग्रंथि की रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं? ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैचलियोजोन चेलिजुआ बोला जाता है, कैचलियोजोन बोलते हैं। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर बोला जाता है चलाजियो बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कुर्प रोग अधिक आम है। कुर्प डिजीज इन चिल्ड्रंस मोर कॉमन इन, कौन से मौसम में कुर्प रोग बच्चों में अधिक आम होता है? ऑप्शन ए गर्मी के मौसम में, ऑप्शन बी बसंत के मौसम में, ऑप्शन सी दिया गया है बारिश के मौसम में और ऑप्शन डी दिया गया है सर्दियों के मौसम में। तो आपको बताना है बच्चों में कुर्प डिजीज किस मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्दियों के मौसम में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाना जाता है, एस्थेनोस्पर्मिया आपको बताना है किसको बोलते हैं। तो एस्थेनोस्पर्मिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है रिड्यूस स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस इन द वुंड लेस देन 6 hours ओल्ड, क्लीन, नॉन penetrating the negligible tissue damage for category C individual। क्या अनुशंसित किया जाए कि टिटनेस से बचाव के लिए यदि घाव 6 घंटे से कम हो, साफ और गैर मरमच नगण्य टिश्यू यानी निगेबल टिश्यू नुकसान पर सी श्रेणी के व्यक्ति के लिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ने हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, टिटनेस की फर्स्ट डोज यहाँ पर आपको देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा रोग फैलता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट वैली फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्राइम आउटपुट डिवाइस है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि कंप्यूटर का प्राइम आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो ये होता है प्रिंटर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सही क्रम क्या होता है? तो ये होता है सबसे पहले इंगेजमेंट, फिर डिसेंट, फिर फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये हमने 170 क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2017 का जो री एग्जाम मेल कैंडिडेट का 2022 में हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर था, और क्विक रिवीजन हमने इसका किया है जिससे कि जो एग्जाम आने वाला है हाल ही में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, उसमें क्या लेवल था पेपर का लास्ट टाइम वो आपको पता लग जाए। उस दृष्टिकोण से ये पेपर हमने आपको सॉल्व कराया है। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपके लिए दृष्टिकोण से
मोस्ट ना हो, इम्पोर्टेंट ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करते रहें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लास हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।